अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज मंगल है 17 दिसंबर। एक बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है। 3 मेंबर बेंच ने ख़ुसूसी अदालत उसने ये कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं और उनको सज़ा मौत सुनाई जाती है। 2 जजेस ने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला दिया, एक ने उनके मुखालिफ फ़ैसला दिया। 3 मेंबर बेंच था। अक्सरियती फ़ैसले के मुताबिक वो सज़ा मौत के हक़दार करार पाए। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। पिछले 2-3 दिनों में 2 फ़ैसले बड़े अहम, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्मी के मौजूदा सरबराह की मुद्दत मुलाज़मत के हवाले से, जिसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट फ़ैसला करे और अगर आर्मी के सरबराह के मुद्दत मुलाज़मत के तयन के हवाले से लेजिस्लेशन नहीं होती तो 6 महीने बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और दूसरा फ़ैसला आज आर्मी के साबिक़ सरबराह परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कि गद्दारी किया उन्होंने और उनकी सज़ा मौत है। पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख़ में कि आर्मी के किसी साबिक़ सरबराह को गद्दार डिक्लेयर किया गया है। अमेरिका में कुछ लोग जो भारत नवाज़ हैं वो तो ये कहते थे, भारत भी ये कहता था, पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन हमेशा यही पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते रहे। पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा तबका ऐसा मौजूद है वेस्टर्न लिबरल्स का, जो पाकिस्तानी फ़ौज को ही ख़राबियों का बायस समझता है, वो भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की किसी अदालत ने किसी साबिक़ सरबराह को आर्मी के सज़ा मौत सुनाई है, वो भी गद्दारी के इल्ज़ाम में। इसके क्या मुहर्रकात हैं, क्या वाकई सज़ा मौत दी जाएगी परवेज़ मुशर्रफ साहब को, आगे के क्या ऑप्शंस हैं, इन सब पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको भी प्लीज़ आप दबा दें, क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही अपनी वीडियो अपलोड करूँ, नई वीडियो अपलोड करूँ, आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाए और कोई इन्फॉर्मेशन से महरूम ना रहे। इसको लाइक भी करें, वीडियो को, इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये बहुत अहम है। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब को 2 दफ़ा उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने गद्दारी की है। एक तो ये कि उन्होंने 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को बरतरफ़ किया, नवाज़ शरीफ साहब को बरतरफ़ किया था, उस वक्त जो बाद में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़दामात को जायज़ करार देते हुए 3 साल के लिए उनको आइन में भी तरमीम का इख्तियार दे दिया था, इंडमनिटी मिल गई थी। लेकिन फिर ये जो मामला था 2007 का, जब उन्होंने एमरजेंसी लगाई और बहुत सारे कोई जजेस जो थे उनको उसके नतीजे में अपने ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये मुकदमा जो चल रहा था 2013 में, ये इस मुकदमे को दायर किया गया, शुरू किया गया, और ये जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने किया था कि उस वक्त जो एमरजेंसी लगाई थी उसको, एमरजेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था जस्टिस भगवान दास के एक सरबराही में एक 7 मेंबर बेंच ने। ये फ़ैसला तब भी बहुत कंट्रोवर्शियल था और इसलिए कि ये बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ है कि कोई चीज़, हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ जो है वो गद्दारी नहीं होती और उसकी सज़ा मौत नहीं हो सकती। मसलन पाकिस्तान के कानून में है, आइन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने, मसलन ये जो नैब के मुकदमा था, मैं एक छोटा सा हवाला देता हूँ आपको कि 30 दिनों में इसका फ़ैसला होना है, कम मुद्दत में फ़ैसला होना है। दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, उनका भी फ़ैसला एक टाइम लिमिट है, लेकिन वो उसमें नहीं होता तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो जाता है, लेकिन इसका मतलब गद्दारी नहीं है। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब बीमारी की वजह से इस मुकदमे में पेश नहीं हुए थे। जो अहम नुक्ता था इस मुकदमे में वो ये था, जो सरकार का था कि, या जो डिफेंस का था, वो ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे की इजाज़त दी गई या वो लगाया गया वफाकी हुकूमत ने, कानून और आइन के तहत वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना को उसका फ़ैसला करना था। लेकिन ये फ़ैसला वफाकी काबीना ने नहीं किया, ये नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला करके केस अदालत में दायर कर दिया, जिस पर ये केस, इस पर जो डिफेंस था उसका एक नुक्ता नज़र था। इसके अलावा इसमें एक और सवाल भी था। वो सवाल ये था कि क्या आप सिर्फ़ एक शख्स को सज़ा देंगे अगर ये साबित भी हो जाए कि किसी ने आइन तोड़ा है, या फिर वो तमाम लोग, क्योंकि पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि जो आइन तोड़े या जो आइन तोड़ने वाले की मर्ज़ी
आइन तोड़ने वाले की मदद करे, उसकी मावनत करे। तो बहुत सारे वो लोग जो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, वज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, सरकारी अफसरान थे, फ़ौज के जो लोग थे, आप क्या उनके ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 चलाएंगे? और अगर आप उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 नहीं चलाते, के तहत मुकदमा नहीं चलाते, तो फिर आप सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ को कैसे आप सज़ा सुनवाएंगे? कैसे आप सज़ा सुना सकते हैं एक आदमी को? ये अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान में। फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे का हवाला दिया जाता है कि उनके मुकदमे में 3 जजेज़ ने उनको बरी कर दिया था, 4 जजेज़ ने उनको सज़ाए मौत दी थी, तो उसके नतीजे में आम कानूनदान की भी ये राय थी कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए थी, उनको उम्र कैद हो जाती या कम सज़ा हो जाती, क्योंकि 3 जजेज़ ने सज़ाए मौत से इख्तलाफ किया था। लेकिन अब अगर आप उसका हवाला दें तो वो उसका हवाला आप नहीं दे सकते, इसलिए कि जस्टिस आसफ़ सईद खान खोसा अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि हमें आप ताना ना दें, 2009 से पहले की जो जुडिशरी है उससे हमें आप कंपैरिजन ना करें। और हकीकत ये है कि अदालत उज़्मा में, अदालत आलिया में जब भी ये मुकदमात आते हैं, भले वो कत्ल के मुकदमात आते हैं, किसी मुकदमे में भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था, उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अदालतों में बैठे हुए जजेज़, बार रूम में बैठे हुए वकला, पाकिस्तान के दानिश्वर सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो एक अदालती कत्ल था। वो जो कुछ भी था वो एक साजिश के नतीजे में, और उस पर फिर बार बार बहुत सारे जजेज़ ने इज़हार शर्मिंदगी भी किया। बहुत से जस्टिस सफदर शाह जब वहाँ से भागे, यहाँ से, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने बरी किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो उन्होंने भी बताया कि उनके साथ वो किस तरह से उनको प्रेशर का सामना था। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब जो आसफ़ सईद खान खोसा साहब के ससुर हैं और जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल किया था, वो भी ये कह चुके अपने एक इंटरव्यू में कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हम शर्मिंदा हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ। इस तमाम तनाज़र में ये जो सज़ाए मौत है परवेज़ मुशर्रफ साहब की, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। एक और जेस्चर की मैं बात करता हूँ। जब आसफ़ सईद खान खोसा साहब ने ज़िक्र किया अपनी तकरीर में कि जो इमरान खान साहब ने ताना दिया है कि ताकतवरों के हवाले से आप अपना परसेप्शन ठीक करें कि उनको सज़ाएँ नहीं मिलती हैं, तो जिस पर जस्टिस आसफ़ सईद खान खोसा ने कहा कि 2 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हम फ़ैसला कर चुके हैं और एक को तो डिसक्वालीफाई कर चुके हैं, तो आप हमें ये ताना ना दें कि हम ताकतवर के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करते। बल्कि उन्होंने कहा कि एक और फ़ैसला आने वाला है, और यूँ हाथ हिलाया उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की तरह। वो एक कंट्रोवर्शियल सा जेस्चर था। बहुत सारे लोगों ने उससे ये अख़ज़ किया कि फ़ैसला परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आ रहा है, यह अख़ज़ किया। और जस्टिस आसफ़ सईद खान खोसा बहुत ही काबिल एहतराम जज हैं, बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं, हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त उनका जो वो जेस्चर था वो उनके ऐसे जज्बात की तर्जमानी था जो जिससे लोगों ने ये कहा कि जो फ़ैसला आने वाला है वो फ़ैसला परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ होगा। अब ये मैं इसे कहूँगा कि ये चीज़ें कोइंसाइड कर गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई साजिश है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई मुकमुका है, या ये नहीं कहूँगा कि ये कोई कानून और आइन से हट के है, लेकिन ये कोइंसिडेंस ज़रूर है। 3 दिनों में 2 फ़ैसले आए हैं, एक साबिक सरबराह के हवाले से फ़ौज के, और एक मौजूदा सरबराह के हवाले से। इसने भी मुल्क में बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि एक हमने कत्ल किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और आज तक पाकिस्तान उसके इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकल सका। तो अब अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो बीमार भी हैं और जिनके हवाले से भी बहुत सारे लेक्यूनाज हैं कि ये काबीना का फ़ैसला नहीं था और फिर सिर्फ एक शख्स को सज़ा क्यों दी जाए, बाकी जो दूसरे लोग उस वक्त उनके साथ थे उनके साथ क्या सलूक किया जाए, उस हवाले से कोई अदालत ने फ़ैसला नहीं किया। एक जज ने इख्तलाफ भी कर लिया और फिर अभी ये मामला हायर कोर्ट्स में जाना है, इसने फ़ाइनलिटी अचीव करनी है, तो शायद ये सस्टेन नहीं होगा। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, जो मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना चाहती थी, आज पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सियासतदान ये कह रहे हैं
कि जो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ वो फ़ौज की हरकतों की वजह से अलहदा हुआ, वहाँ पर जुल्म की वजह से अलहदा हुआ, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। भारतीय जर्नैल अपनी किताबों में ये लिख चुके हैं कि भारत के एजेंट पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी पहनकर ईस्ट पाकिस्तान में आकर जुल्म सितम करते रहे, रेप करते रहे, और पूरा एक उन्होंने परसेप्शन बनाया कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज ज़ालिम है, और एक नफ़रत उन्होंने पैदा की। फिर 1000 मील का डिस्टेंस था, सप्लाई लाइन काट दी गई। जो बड़ी दुनिया की ताकतें थीं उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ कोई वफ़ा नहीं की, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन उसको ये कहना कि ये इसलिए हुआ कि आइन को जो लोग तोड़ते थे उन्होंने, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो फिर एक बड़ा सवाल है कि आइन तोड़ने वालों के मददगार कौन थे। नवाज़ शरीफ साहब तो पैदावारी ज़ियाउल हक़ के थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो काबीना सारी जो मुशर्रफ की थी वो सारी फिर नून लीग में भी चले गए और तहरीक इंसाफ में भी आ गए। और उस वक्त जो फ़ौज के जो लोग थे, जो कमांडर थे, जर्नैल थे, जिस वक्त ये 2007 की एमरजेंसी का फ़ैसला हुआ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, लेकिन इसको गद्दारी कहना, इसके नतीजे में सज़ाए मौत देना, शायद ये इतना ही बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है जिस तरह भुट्टो साहब के साथ हुआ। और फिर आज के दौर में जब पूरी दुनिया पाकिस्तानी जो हमारे मुखालिफ हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है, हमारी अदलिया को निशाना बनाया हुआ है, उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह को गद्दार कहना, साबिक सरबराह को, ये क्या मैसेज आप दे रहे हैं? हमारी फोर्सेस को क्या मैसेज दे रहे हैं? पाकिस्तान की यूथ को क्या आप मैसेज दे रहे हैं? ये इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत सवाल उठा रही है, और जिस अंदाज़ में ये फ़ैसला किया गया वो भी बड़े सवाल उठा रहा है। अब ये हायर कोर्ट्स में जाएगा, ये डिस्कस होगा, इसकी टेक्निकल चीज़ें होंगी, लेकिन बहरहाल जो लोग पाकिस्तानी फ़ौज पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना चाहते थे, आज उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह पर, साबिक सरबराह पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। और इससे बड़ी 5th जनरेशन वॉरफेयर नहीं हो सकती कि जब आप अपने ही मुल्क के लोगों को अपनी फ़ौज के मौजूदा सरबराह या साबिक सरबराह के हवाले से अगर कोई आप इबाहम क्रिएट करते हैं, अगर कोई आप उनके हवाले से शकूक क्रिएट करते हैं, तो ये परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से ये शक क्रिएट किया गया है, और वो पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक सरबराह थे। ये एक क्लासिक इसकी जो मिसाल है जो मैंने दी है, लेकिन मैं फिर ये इस वीडियो में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये अदालत ने फ़ैसला किया है और एक कानूनी और आइनी अदालत है। हम सब पर लाजम है कि हम उस फ़ैसले को मानें। फ़ोरम मौजूद है, हम अगले फ़ोरम मौजूद हैं, वहाँ पर जो मुतासरा फ़रीक है वो इसके हवाले से केस में भी जा सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ये ना समझा जाए कि ये कोई अदलिया के ख़िलाफ़ मैं ज़हर अफ़शानी कर रहा हूँ।